मजम्मत, रेजिस्टेंस, नूर जनवरी, तीसरी रात का पहला पहर। जर रोशनी में डूबा हुआ कैदखाना आज बोझिल था। असीर खोए खोए से थे या शायद अफसुर्दा। रात का खाना उन्हें दे दिया गया था जिसे सबने खाया। जर्द बल्ब उनके सर पे झूल रहा था। एक कोने में बैठा सुल्तान फर्श पे पड़े कोयले से कोई नक्शा बना रहा था। उनके हाथ खोल दिए गए थे। उसके हाथ बड़ी महारत से चल रहे थे। कुशादा पेशानी पे पूरे बाल गिर रहे थे। वो मुनहम्मक सा नजर आता था। सुबह में होने वाली झड़प के कोई आसार उसके चेहरे पर नहीं थे। हसन अपनी जगह पे बैठा काफी देर से उसे देखता रहा, फिर उठकर उससे करीब आकर बैठा। थोड़ी देर वो लब काटता रहा, फिर धीरे से उसके कंधे पे हाथ रखा। भागना हल नहीं है। वो लोग हमें मार भी सकते हैं। यहाँ रहकर भी जिंदगी नहीं मिल जाएगी। मैं खुद पे गिव अप नहीं करूंगा। वो संजीदगी से कहकर दोबारा हाथ चलाने लगा। और हम पे गिव अप कर दोगे? तुम सबको मेरी जरूरत नहीं है। तुम सब आजाद हो, अपने फैसले ले सकते हो। वो कहता नहीं था, लेकिन आज उसका दिल बहुत बुरी तरह दुखा था। मैं जानता हूं तुमने किसी वजह से फैसला लिया होगा। मैं जानता हूं तुम्हारा मुझसे और जुखरुफ से कोई ताज्जुब नहीं है। मैं बस गुस्से में था। उससे हकीकतन शर्मिंदगी हुई। कोई बात नहीं, हो जाता है। जुल्तान, तुम उसका ख्याल रखना। हसन की बात काटकर वो संजीदा हल्की आवाज से बोला। मुतहरुक हाथ रुक गए और उससे आंखें उठाकर हसन को देखा। वो जज्बाती है, जल्दबाज है। उसका ध्यान रखना, कोई तकलीफ ना आए उससे। जुखरुख को उससे शिकायत थी कि वो कुछ कहता क्यों नहीं। और सुल्तान की आंखें देख हसन को जुखरुख से गिला हुआ। वो सुल्तान सफ्दर की आंखें क्यों नहीं बढ़ती। उसकी आंखें जमे हुए दिल पिघलाने की सलाहियत रखती थी। मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं लूंगा। मुझे नहीं मालूम मैं उसे निभा भी सकता हूं कि नहीं। अगर उसे लगता है तुम कर सकते हो तो तुम कर सकते हो। वो दोबारा अपने मशगले में लग गया था। तुम उसे रोकोगे नहीं? हसन ने किसी आस के तहत उसे देखा। रोकूंगा तो वो कशमकश का शिकार हो जाएगी। अगर उसे लगता है कि वह तहसीर कर सकती है तो मैं उसकी आंखों में देखकर कहूंगा कि हाँ, तुम कर सकती हो। तुम बहुत अजीब आदमी हो सुल्तान। कभी कभी दिल चाहता है तुम्हें गले लगा लें, और कभी दिल चाहता है तुम्हारा गला घोंटे। सुल्तान ने कुछ जवाब न दिया। हसन उसके नक्शे पर नजर में मरकूज की। 7 कमरे, शाम 7 बजे, 7 डब्बे, 7 लकड़ियाँ। वो कड़ियाँ मिलाने की कोशिश कर रहा था। नक्शे में एक घर था। उस घर के सहन में एक तरफ 3 लोगों की निशानदेही की गई थी और एक तरफ 2 लोगों की। और वो 2 लोग कौन थे? हसन और तुम्हें जानने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? तुम तो उसे तस्वुर की दुनिया में भी खुद से दूर नहीं कर सकते। वो नक्शे पर नजरें जमाए बड़बड़ाया। सुल्तान के मुतहरक हाथों की रफ्तार सुस्त हुई, मगर थमी नहीं। हकीकत में उसे कैसे अलग करोगे? इस सवाल पे चंद पल खामोशी रही, गहरी गंभीर खामोशी। मैंने और मेरे दिल ने कभी उसे अलग करने के बारे में सोचा ही नहीं। वो काफी देर बाद धीरे से बोला। लेकिन 5 दिन बाद वो तुमसे दूर चली जाएगी। तुम उसे रोक लो। मैं तो 16 साल की उम्र से रोक रहा हूं, मगर वो बहुत जालिम है। उसे सुल्तान सफ्दर की आंखों से आंखें चुराना आता है। यकदम उसने बेसारी से कोयला जमीन पे फेंका और हसन को देखा। वो रुकती क्यों नहीं है? उसकी आंखें सुर्ख पड़ी थीं। उसे अब जवाब चाहिए थे। तुमने उसे आवाज ही नहीं दी होगी, जुबान से ना सही। मगर मुझसे ये मत कहो कि मैंने उसे रोका नहीं, कि मैंने उसे कभी अपनी नजरों में उसकी वक़्त नहीं बताई। मुझसे ये मत कहो कि उसे नहीं मालूम जब वो किसी तीसरे का नाम लेती है तो सुल्तान सफ्दर के दिल को कुछ होता है। 10 सालों में पहली बार सुखरूप के शिखर पे उसने दिल खोल कर रख दिया था। हसन को हर दफा उसके बात बदल लेने से मलाल होता था, मगर आज जब उससे बात करती थी तो उसे अपना दिल कट्टा महसूस हुआ। वो बोल ना सका, वो वाकई कुछ भी ना कह सका। वो बस सुल्तान को देखता रहा। कुछ दोस्त इस काबिल होते हैं कि उनका दर्द अपने दिल पे लेने का दिल करे। रात का पहला पहर, तहखाने का दूसरा हिस्सा। प्लान है तुम्हारे पास? नर्म गद्दे पे सीलन सदा दीवार से टेक लगाए बैठे सबरीश ने शादान से सवाल किया था। शादान अपनी कलाइयों पे बनने वाले जख्म देख रहा था। आंखें अफसुर्दा थीं। हाँ है। काम करेगा नहीं करेगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उसे ट्राई करूंगा। उसकी आवाज़ हल्की थी। सबरीश की आंखों में उसके लिए कुछ आया था। वो डॉक्टरनी क्या लगती है तुम्हारी? मेरी होने वाली बीवी और तुम्हारी भाभी। सबरीश उसकी बर्चिस्तगी पर हल्का सा मुस्कुराया। अगर मैं उससे यही सवाल करूं तो जानते हो क्या कहेगी? वो कहेगी शादान शाह जहनी मरीज है और मेरी ना होने वाली मौलिज है वो। सबरीश अब के जोर से हंस पड़ा,
फिर गर्दन तिरछी करके दिलचस्पी से उसे देखा। मसला क्या है? नाराज क्यों है वो? जाते वक्त कुछ ऐसे काम करके गई थी कि मैं नाराज होता, उसे मनाना पड़ता, इससे खुद नाराज हो गई। औरतें अपनी कलाई के जख्म पर उंगलियां फेर रहा था। हाथ से जवाबी में उसका सानी आज भी कोई नहीं था। मान जाएगी, कोई बड़ी बात थोड़ी है। जबरीश हमेशा की तरह बात हवा में उड़ा रहा था। कई साल बाद शादान ने किसी के सामने बैठकर यूं कुछ कहा था। पुराने दोस्तों के लिए दिल में हमेशा एक कमरा खुला रहता है। उनके साथ मुस्कुराहटें असली होती हैं, आंसू गैर फिल्टर, कह के बेखौफ। 3 साल उसे ढूंढा मैंने, पूरे 3 साल। उस सामने दीवार को दिख रहा था। निगाहों में थकान उतर आई। और इन 3 सालों में मैंने अल्लाह साईं से दुआ की कि बस मुझे उससे मिला दे, फिर मेरी सारी शिकायतें खत्म हो जाएंगी। मैंने जिद्दी बच्चे की तरह अल्लाह से बस उसका मिलना मांगा। उस मिलने में खैर और सदक मांगना भूल गया। जबरीश ठहर सा गया। एक लम्हे के लिए उसकी सांस रुक गई। हर उस इंसान का रुक जाता जिसने अल्लाह से किसी मामले में जिद लगा रखी थी। 3 साल बाद अल्लाह ने मुझे वो दिया जो मैंने मांगा था। आज वो मेरे सामने है, मगर मुझसे मीलों के फासले पे। आज मुझे उसे चुनना है, या फिर करियर, या वो, या फिर आज़ादी। फर्ज करो अगर मैं उसे चुन लूं तो क्या वो मुझे चुनेगी? और फर्ज करो अगर मैं आज़ादी चुन लूं, फिर क्या कभी मैं उसके चुनने का ख्वाहिशमंद रहूंगा? उससे गर्दन झुका दी। आंखों में खसाव और मलाल का एक दरिया आन ठहरा। उसके दिल को जैसे किसी ने छकड़ लिया हो। फिक्र ना करो, अल्लाह तुम्हारे लिए बेहतरी करेगा। लेकिन मैंने बेहतरी मांगी ही नहीं। हम दुआ करते वक्त आजिज़ी छोड़ सरकशी पे उतर आते हैं। आज 3 साल बाद अपनी मांगी हर दुआ के अल्फाज रद्द बदल कर देना चाहता हूँ। लोग मेरे लफ्ज़ों की बनावट के मदाह हैं। आज मैं उनको बताना चाहता हूँ कि सैयद शादान अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े मामले में कितने गलत, भद्दे और सरकश अल्फाज इस्तेमाल कर चुका है। 3 साल मैं सोचता रहा मेरी कोई दुआ कबूल क्यों नहीं होती। आज 3 साल बाद मैं सोच रहा हूँ मेरी दुआ कबूल क्यों हुई। जबरीश ने धीरे से उससे कंधे पर हाथ रखा, जरा सा थपथपाया। कई बार धार के लिए अल्फाज सही, मौजूदगी भी काफ़ी होती है। काफ़ी देर बाद शादान ने गर्दन उठाई। उसकी आंखें गीली सी थी, नाक सुर्ख। वो वाकई ऐसी कश्मकश में था जिसमें जान जाए और बस जान जाए। मैं कल सुबह उठते ही पेट में तकलीफ का ड्रामा करूंगा। तुमने कहना है कि मुझे ऐसा दर्द होता रहता है। उसके बाद मैं किसी तरह से कोई हथियार लेकर अपने पास रख लूंगा, और जब मैं बाथरूम से वापस आऊंगा तब मैं मजीद दर्द की शिकायत करूंगा। और जब हंसला मुझे चेक करने आएगी तब। उससे ढेर सारा थूक निकला। गर्दन में गिल्टियाँ उभरने लगी। शर्मसारी थी। फिर मैं वही हथियार उसकी गर्दन पे रख दूंगा। मजबूरन उन्हें हमें यहाँ से जाने देना पड़ेगा। उससे माथे पे आया पसीना साफ किया और निगाहें फेर ली। उसी पल ऊपर सीनों के ऊपर बना दरवाज़ा खुला। 2 लड़कों के साथ दरवाज़ा पार करता बहराम दिखाई दिया। शादान उसे देख मुंह में कुछ बड़बड़ाया, फिर उठ खड़ा हुआ। लोग महबूब से मुलाकात के लिए खुशबू लगाते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं। एक मैं हूं जिसे अपने महबूब का चेहरा देखने के लिए उसी के भाई से मार खानी पड़ती है। वो उठकर बेहराम के सामने आकर खड़ा हुआ। बेहराम की आंखों में नींद भरी थी। वो उसे उन्हीं आंखों से देखे गया, जैसे कहना चाहता हूँ, हाँ भाई, अब क्या तकलीफ जागी है। शादान ने उसे मजीद सोचने का मौका नहीं दिया और एक जोरदार लात उसके सीने पे दे मारी। उसी के हक में जबरीश जल्दी से उठ कर आया और बगैर बेहराम को सीधा होने का मौका दिए उससे बेहराम के जबड़े पर मुक्का दे मारा। अगले चंद पल में तहखाना एक अखाड़े का मंजर पेश कर रहा था। हसन, शादान और जबरीश और दूसरी तरफ बहराम और उसके साथी कुत्तम कुत्ता थे। थोड़ी देर बाद तमाशा देखते सुल्तान ने जबल खान को आते देखा। उसके आते ही सब थम गया था। सुल्तान ने आज तक किसी हम सिर्फ इंसान से इतनी खार नहीं खाई थी जितनी वो जबल खान सिखाता था। वो लीडर था और उसे उस दूसरे कायदाना सलाहियत रखने वाले आदमी से नफरत थी। अगले चंद पल बाद उस ज़मीनी शैतान का प्लान कामयाब हो गया था। अगले चंद पल बाद उस ज़मीनी शैतान का प्लान कामयाब हो चुका था। गद्दे पे पड़े, गहरी सांस लेते, मुंह से खून थूकते, शादान के पास घुटनों के बल वो बैठ रही थी। वो जिसके आते ही उसके सब दर्द साइल होने लगते थे। शादान उससे ढेर सारी बातें करना चाहता था, बहुत सारी, ढेर सारी, लेकिन लड़की के तासुरात इजाज़त नहीं देते थे। मैं तुम्हारी मुलाजमा नहीं हूँ। अगली बार अगर तुमने कोई लड़ाई की तो मैं तुम्हारे लिए नहीं आऊँगी। वो दीवार से टेक लगाए निढाल सा पड़ा था। उसे सांस लेने में दिक्कत सी हो रही थी। तुम्हारे लिए एमबीबीएस नहीं कर रही मैं, वो बेजारी से बोली। शादान उसकी आंखें तकता रहा।
उसकी मुड़ी हुई पलकें, उसकी बड़ी बड़ी आंखें, वो जिनमें नींद का खुमार था, वो इस असीरी में अगले 100 साल भी काट सकता था अगर उन पलकों का साया उस पे पड़े, अगर उन आंखों से वो उसे नजर भर कर देख ले। क्या शय है ये मोहब्बत, कैसे ही बेसुकूनी में सुकून देती है, कैसे ही गमों की भट्टी में जलते दिल पे फवार बनकर पड़ती है। राइटिंग क्यों छोड़ दी? इस अचानक सवाल पे वो लम्हे भर को थम गई। शादान के कान से बहते उस जख्म से रिश्ते खून को कैसे साफ करना था उसे समझ ना आया। तुम्हारी किताब बहुत मशहूर हुई थी, तुम्हें आगे लिखना चाहिए था। वो एक बार फिर बोला। कहानियां मेरे जहन से खारिज हो गई थी, वो लाताल्लुकी से बोली। कहानियों के कारी के साथ बेइत्तेनाई करोगी तो यही होगा। क्या किसी ने मेरी तरह कभी तुम्हारे अल्फाज पढ़े? 3 साल बाद उससे हंसला के मुतालिक पहला शिकवा हंसला से ही किया। वो नस से चुरा गई। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ खानी। उसके हक में खड़ा उसका कज़न बोला तो वो वाकई जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगी। शादान ने एक लम्हे के लिए भी उससे नजर नहीं हटाई। वो वाकई उससे इतनी लाताल्लुक हो सकती थी क्या? मैंने तुम्हारे हर लफ्ज़ को अकीदत से पढ़ा था। मैंने तुम्हारे किरदारों से जज्बाती वाबस्तगी रखी थी। मैंने तुम्हारी कहानी को जिया था। क्या किसी ने तुम्हारी कहानी को जिया है? मुअर्रिख लिखेगा। तारीख में पहली बार कारी के सवाल पे लिखारी लाजवाब हो गया। पहली बार अल्फाज से लिखारी का साथ छोड़ा, एक कारी से खट जोड़ किया। पहली बार अल्फाज के मैदान में लिखारी ने हत्था मारा गया। पहली बार लफ्ज़ों ने लिखारी से गद्दारी की थी। वो अब उसकी आंखों के नीचे दवा लगा रही थी। शादान की किसी बात का उससे जवाब नहीं दिया था, मगर हाँ, आज 3 साल बाद उसकी रूह झुंझोड़ी गई थी। उसकी सारी तावीलें रद्दी हो गई। वो शादान के आगे नादिम थी। मुनाफिकीन के दिलों पे कहानियां नहीं उतरती। अगर उतर जाए तो उनके लफ्ज़ों में तासीर नहीं होती। कहानियां किससे लिखने वाले लोग बड़े ब्लेस्ड होते हैं। यूं ही हर कोई कभी भी लिखारी नहीं बन सकता। मैं लिखा रही थी, वो दिक्कत कह सकी। मगर तुम्हारे दिल में क्या था? एक खोट ज़दा दिल लेकर तुम लोगों को सबक नहीं दे सकती। अल्लाह के पास कई नाइब है, उससे कहानियां लिखने के लिए भी किसी को चुन ही लिया होगा। अपनी बकवास बंद रखो, तुम समझे? वो लरसी आवाज से कहकर खड़ी हुई। सामान मेडिकल किट में डाले बगैर वो तेज से कदम लेती वहां से भाग गई थी। उसके साथ आने वाला मर्द हवनकों की तरह उसे देखे क्या? शादान उस राह को देखे क्या? शायद अब वो दोबारा उसे यहाँ से आता नहीं देख सकेगा। 9 जनवरी, रात 11:10। जग से पानी ग्लास से उंडेलते हुए उसकी आंखें सपाट थीं। तासुरात देखकर उसके खुश उदास खौफजदा होने का कोई तायुन नहीं किया जा सकता था। ग्लास से पानी भरकर वो सीढ़ियों की तरफ बनी छोटी सी जगह की तरफ बढ़ गई। चंद पल बाद वो उसी ग्लास का पानी अपनी हथेलियों में भरे मुंह पे उछाल रही थी। अपनी शॉल जो उसे यहाँ कोई दे कर गया था उसे चेहरा खुश्क करते हुए उससे अपने बाल समेटने शुरू किए। वो उन्हें बल देने लगी, चुटिया बनाती चली गई। सुल्तान गैर इरादी तौर पे उससे बाल बांधते हुए तक रहा था। उसे मालूम था यहाँ वो चुटिया बनाकर उससे पुश पे छोड़ेगी, यहाँ उसके सिल्की बाल उसके चेहरे पे फिसल जाएंगे। और वही हुआ। थोड़ी ही देर में उसके बाल चुटिया से निकलने लगे। अंदाजे की दुरुस्तगी पे सुल्तान के दिल को अच्छा सा लगा। जाने क्यों, यहाँ से दूर स्क्रीन पे तहहाने की वीडियो देखते हुए जबलहान बागोर उसकी एक एक हरकत देख रहा था। बेराम उसके हक में खड़ा था। तुमको इस आदमी से जलन नहीं होता जबल? वो स्क्रीन देखते हुए बोला। मुझे उस पर तरस आता है। वो बेख्तियार बोला। इस आदमी ने क्या क्या गवा दिया है, इसे अंदाजा भी नहीं। और अगर कोई उसे उसके खसारे गिनवाए तो सुल्तान सफ्तर गर्दन नहीं उठा सकेगा। हम गरीबों की मोहब्बत रुल जाती है क्योंकि अब्बा नहीं मानता, बरादरी नहीं मानती। ये कमबख्त अमीर अपने चोंचलों की वजह से मोहब्बत से हाथ धो बैठते हैं। बेराम ने संजीदगी से तबसरा किया। जबल मुस्कुराया। तुम्हें किस बात की फिक्र है? तुम्हें तो गरीब होते हुए भी मोहब्बत मिल गई, क्योंकि मैं ज़हीन था लड़की मिलने के बाद मोहब्बत की। वो जता कर बोला। थोड़ी देर बाद वो खड़े खड़े थक गया था। उससे अपनी जमाई रोकी और जबल के कंधे पे हाथ रखा। अब सोने जा रहा है, बाकी का काम तुम देख लोगे। जबल ने अस्बात में सर हिलाया। हाथों को यहाँ लाओ, सबसे मजबूत इरादा उनका है, मुझे उन्हें तोड़ना होगा। बेराम सर हिलाता हुआ गया और थोड़ी देर बाद वो जुखरूफ के साथ वापस आया था। कंधों पे शॉल लिए, बंधे हुए हाथों और चुटिया से निकलते हुए बालों के साथ वो सोफे पर आकर बैठी। अगर वो उसे ना बुलाता तो वो खुद आने वाली थी। मुझे अंदाजा नहीं था तुम इतने बहादुर होगे कि मुझे अपने सिक्योरिटी रूम में बुला लो। उसका लहजा तुर्श था। जबल उसकी तरफ पीठ किए हुए था। अभी आपको मेरे बारे में और भी बहुत कुछ जानना है खातून, तहम्मुल से काम लें। और भी बहुत कुछ।
उसने थोड़ी भी उंगली रख के सोचने की अदाकारी की। एक अगवाकार, बेशरम, ढीठ, बुज़दिल, पर्दों के पीछे छुपने वाला, क्या इसके अलावा भी तुम्हारे कोई रूप हैं? बिल्कुल है। नफीस, मोहसिब, जीनियस, शरीफ, मेहमान नवाज और अपने होस्टेजेस का सबसे फेवरेट। ज़ुहरा उसे देख नहीं सकती थी, मगर उसे लगा था वो मुस्कुराया है। उससे कुर्सी घुमाई, रोशनी उसकी पूंछ से टकराकर वापस पलटने लगी। मेरे कई रूप हैं। आप ये बताएं, आप कितनों से वाकफियत रखने का इरादा रखती हैं? वो बराह रास्त उसकी आंखों में देख रहा था। मुझे तुम में, तुम्हारे प्लान्स में, तुम्हारे रूप और तुम्हारे इस कमरे, बल्कि तुमसे जुड़ी किसी शय में कोई इंटरेस्ट नहीं। वो एक बार फिर फुनकारी। जबल खान को देख उसके अंदर गुस्से की एक लहर सी दौड़ने लगी थी। वो बेराम और उसके बाकी साथियों के साथ ऐसा गुस्सा, ऐसी बदतमीजी नहीं करती थी। जबल ने शायद उसे खुली छूट दे रखी थी। आपको मुझ में इंटरेस्ट नहीं होगा, लेकिन मुझे तो है, इसीलिए तो आप यहाँ हैं। उससे पैर कुर्सी से नीचे रखे शॉल का एक पल्लू ढलक रहा था। एक सीने पे था। सीने पे वही पल्लू था जिस पे जूतों के दाग थे। मैं चाहता हूँ आप यहाँ से चली जाएं, खैरियत से। ना तुम मेरे बाप हो ना भाई, फिर मुझ पे इतने मेहरबान क्यों हो रहे हो? क्योंकि मैं आपके लिए आसानियाँ करना चाहता हूँ। कम से कम इन अल्फाज के पीछे कोई अदाकारी, कोई झूठ नहीं था। ये हुर्फ हुर्फ सच ही था। आप एक बयान रिकॉर्ड करवाएं और फिर आप जा सकती हैं। वो सुखरूप के सामने रखे सोफे पर आकर बैठा। वो उसे कम, आसपास ज्यादा दिख रही थी। शायद उसे यहाँ से भागने के लिए कोई सुराग मिल सके। जबल उसकी आंखों में उभरती फिक्रमंदी, उसके हरकत और सकनात को नोट कर रहा था। हातून, अपनी आंखों और दिमाग को जहमत न दें। यहाँ से आपको कोई क्लू नहीं मिलेगा। सुखरूप के ऊपर जैसे गुस्से पड़ गई। आप यहाँ से जा सकते हैं। अपनी तरफ से एक वीडियो रिकॉर्ड करवाएं और उसमें जावर खड़ की हिमायत करें, और बदले में मेरे लोग आपको खुद आपके घर छोड़ाएंगे। तुम उस वीडियो के जरिए कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। दुनिया हमारी तब सुनती है जब हम 5 मिलकर बोले। जबल ने सोफे से टेक लगा ली, एक हाथ मोड़कर सोफे के अद्दे पे रखा और फुर्सत से उसे देखा। आपसे किसने कहा? मैं आपकी वीडियो सोशल मीडिया पे पोस्ट करूंगा। आपने अपनी तरफ से बयान देना है, चंद जज्बाती जुमले कहने हैं और थोड़ा बहुत मौजूदा सियासत की नाअहलियत दिखानी है। और उसके बाद आपने सुल्तान सफदर के बारे में बात करते हुए कहना है कि अगर वो सियासत में आ भी गया तो जावर खड़ जैसे कई शहरों के बारे में सोचेगा भी नहीं। लिहाजा तुम मुझे सुल्तान की सियासत खराब करने को कह रहे हो? सुखरूफ ने बेयकीनी से उसकी बात काटी। जैसे ही मैं अपने बयान में ये कहूंगी कि सुल्तान को जावरखड़ और उसके जैसे किसी दूसरे शहरों के मसाइल में दिलचस्पी नहीं है, तो जानते हो क्या होगा? बिल्कुल जानता हूँ। वो कमाल इत्मीनान से बोला। मौजूदा नाअहल हुकूमत फौरन हरकत में आएगी और जल्द अज जल्द जावरखड़ के मसले पे गौर करेगी और इस अमर को यकीनी बनाएगी कि हमारा हक हमें जितना जल्दी हो सके मिल जाए, ताकि नई हुकूमत भी उन्हीं की बन सके। तुम मुझे सुल्तान सफदर के खिलाफ जाने का कह रहे हो? उसकी आंखें अब तक बेयकीन थीं। नहीं, मैं आपको अपने हक में बात करने को कह रहा हूँ। यहाँ सुल्तान सफदर एक थर्ड पर्सन है। ज़ुखरूफ के लिए सुल्तान कभी थर्ड पर्सन नहीं हो सकता। आप थोड़ी देर के लिए भूल नहीं सकती कि सुल्तान से कोई ताल्लुक है आपका? वो कदरे चिढ़कर बोला। 1 मिनट के लिए भी नहीं। तुम गलत जगह कोशिश कर रहे हो। वो अपने लफ्ज़ों पे जोर देते हुए बोली। एक पल के लिए जबल ने इतराफ़ किया था कि वो वाकई गलत जगह कोशिश कर रहा था। मैं सुल्तान से बदगुमान नहीं हो सकती, न लोगों को कर सकती हूँ। ये किसी कीमत पे नहीं होगा। आपकी आज़ादी की कीमत पे भी नहीं। मेरी जान बख्शी की कीमत पे भी नहीं। वो फुनकारी। आपकी जगह अगर ये ऑफर सुल्तान को मिलती तो वो कबूल कर लेता, जैसे उसने आपकी और हसन की कैद कबूल कर ली। ये वार मुख्तलिफ था। सुखरूख को उधरे जख्म खुल जाने जैसी तकलीफ हुई। चंद पल के लिए वो कुछ बोल न सकी। वो हमारा पर्सनल मैटर है। जी जी बिल्कुल, इसीलिए उससे मेरे साथ डिस्कस किया। तुम आखिर मुझसे चाहते क्या हो? वो थक कर बोली। मुझे मालूम है मेरी वीडियो तुम सोशल मीडिया पे नहीं डालोगे, बल्कि तुम उसी वीडियो के जरिए मेरे बाकी दोस्तों से उनके बयान रिकॉर्ड करवाओगे। तुम उनकी हिम्मत तोड़ना चाहते हो। तुम हम सबको अलग अलग करके मारना चाहते हो। परफेक्ट प्लान है, मगर जानते हो क्या? उस सोफे पे आगे को हुई, जबल की आंखों में आंखें डाली। शतरंज के इस खेल में तुमने मुझे प्यादा समझ लिया है। मैं मलिका हूँ। तुम मुझे इस्तेमाल कर नहीं सकते। तुम मुझसे खेल नहीं सकते। वो नशिश छोड़कर उठी, एक बेजार निगाह अतराफ में डाली। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करना चाहती, मुझे वापस छोड़ो। कह तो ऐसे रही थी जैसे ये उसके अब्बा जी का रेस्ट हाउस हो। जबल खान ने आवाज़ देकर किसी को बुला लिया था।
वो ज़ुहरूब का बाजू पकड़े उसे अपने साथ ले जाने लगा। जबलहान ने एक नज़र उसकी सब सील्स पे डाली, फिर पश्तों में लड़की को मुहातिब किया। हाथों को नरम जूते पहुंचा देना। क्या तुमने इससे दोबारा मेरे साथ सख्ती करने को कहा है? उसे सोफे पे बैठे जबल की पुश को घूरते हुए कहा। जबल ने सर को सोफे पे गिरा दिया। कहने की क्या जरूरत, माशाल्लाह आप बहुत हुनरमंद हैं। 5 मिनट के इस रास्ते में आप जरूर ऐसा कोई काम करेंगी कि आपके हाथ समेत पैर और मुंह भी बांधना पड़े। वो सुकून से बोला। ज़ुहरूब सुलग कर रह गई। उससे जवाब देने के लिए मुंह खोला, मगर वो लड़का उसे अपने साथ ले ये चलने लगा था। 4 इंच की ऊंची हिल्स के साथ भागेंगी। वो बड़बड़ाया, फिर आंखें मूंदी। जलन जैसे बढ़ गई। हर तरफ फैली सुकूत में उसकी हील्स की टिक टिक जबलहान को यहाँ तक सुनाई दे रही थी। वो सुनता रहा। यह आहट भी उसके लिए मुकद्दम थी। वो उसे सुनते रहना चाहता था, मगर चंद लम्हे बाद आवाज़ मधुम हो गई। क्या वो वाकई गलत जगह कोशिश कर रहा था? उससे मलाल से सोचा। तीसरी रात का इख्तिताम। चौथे दिन की पहली सुबह, 5 बजे, 10 जनवरी। रोशनदान से आती नील को रोशनी में सुल्तान सफदर का चेहरा नजर आता था। उसका सफ़ेद हाईनेक स्वेटर जगह जगह से मिट्टी और खून के धब्बों से भरा हुआ था। उसका ओवरकोट दूर काट कबाड़ के साथ पड़ा था। नींद से भरी मुंदी मुंदी आंखें खोलते हुए वो उठ बैठा। कई लम्हे खामोशी से अपने तरफ को तकता रहा। शादान, जबरीज, हसन आड़े तिरछे फर्श पे सो रहे थे। गद्दे पे ज़ुखरुफ थी। वो शायद जाग रही थी, शायद नहीं। सुल्तान अपनी जगह से उठा, कपड़े झाड़े और सामान के ऊपर पड़ा अपना ओवरकोट उठाकर पहन लिया। सर्दी शदीद थी, शायद बर्फबारी दोबारा शुरू हो गई थी। ज़ुखरुफ के करीब गद्दे पे बैठे हुए वो उससे देखता रहा। वो बाजू से आंखें ढांपे हुई थी। मुझे पता है तुम जाग रही हो। अपने दोस्तों की नींद का ख्याल रखते हल्की आवाज़ से बोला। हम यहाँ से निकल जाएंगे और मुझे नहीं पता हम दोबारा कब मिले। मैं तुमसे कहना चाहता था कि मेरे हवाले से बदगुमान न होना। ज़ुखरुफ ने लब भींच लिए। कहा कुछ भी नहीं। उससे कुछ कहने का मुंतज़िर था भी नहीं। मुबीम अल्फाज में अपना पैगाम पहुंचा चुका था। मैं चाहता हूँ तुम जज्बात को परे रखकर चीज़ों को परखना सीखो, फिर मैं तुम्हें कम बुरा लगूंगा। अगले ही पल वो उठा और अब वो बाकी तीनों के ऊपर से लिहाफ खींच कर उतार रहा था। साथ उनकी कमर पे लात रसीद कर रहा था। कोई उससे काली बकते और कोई उसकी शान में गाली से बड़े अलकाबात कहते हुए उठ बैठा। नींद से भारी होती आंखें सुल्तान सफदर पे जम गई। हमें यहाँ से जाना था, याद है? उन तीनों को देखते हुए पूछ रहा था। उसमें कुछ था, कोई रोब, कोई कायदाना सालाहियत। उससे नफरत, गिला होने के बावजूद कोई उसे ना नहीं कह सकता था। वो सब उठ बैठे, बिस्तर एक तरफ रखे, पैरों में जूते डाले। वो पांचों अब एक दायरे में खड़े थे, एक दूसरे पे नसें जमाए। हर कोई एक दूसरे के खौफ को भांप लेना चाहता था। तुम सब श्योर हो कि तुम्हें मेरे साथ नहीं जाना? सुल्तान ने एक एक के चेहरे पे बारी बारी नजर डाली। हर एक ने नजर मोड़ ली, जवाब नहीं दिया। सुल्तान ने बगैर कुछ कहे हथेली की बंद मुट्ठी उनकी तरफ बढ़ाई। कई लम्हे वो मुट्ठी तनहा हवा में मुअल्लिक रही और फिर हसन ने उसका साथ दिया। फिर सबरीज, शादान और सुखरूफ ने भी मुट्ठियाँ टकराई और फिर एक ने हाथ वापस खींच लिया। कम अज़ कम वो यहाँ से जाने के फैसले में मुतफिक थे। अगले कई लम्हात स्लो मोशन में हुए। शादान मुस्सुई करा रहा था। हसन चीख चीख कर बाहर से किसी को आवाज़ें दे रहा था। बेहराम और उसके साथी दरवाजे से अंदर आते नजर आए थे और शादान को सहारा देकर बाहर ले गए थे। उसे बाथरूम में छोड़ दो लोग असला हाथ में लिए बाहर पहरा देने लगे। बाथरूम के सिंक के सामने खड़े होकर उससे आईने में अपना चेहरा देखा। उसकी रंगत सफ़ेद पड़ रही थी, आंखों में खौफ था। झुककर चंद गहरे सांस लेकर उससे अपना तनफ्फुस बहाल किया और फिर यहाँ वहाँ नजर दौड़ाई। कोई नुकीली शय, कोई औजार, शायद कुछ नजर आ जाए। उससे कोई काबिल और शय नजर न आई। उसकी आंखें मारे बेबसी की झलकने लगी। उसी पल वो बिल्कुल ठहर गया। गर्दन हल्की सी फेर कर दीवार पे लगे आईने को देखा। उसकी आंखें चमक उठी। वो अब उस आईने को दीवार से उतार रहा था। आईना उतारकर उससे पूरी कुव्वत से उसे फर्श पे दे मारा। बाहर खड़े मुसल्ला अफराद फौरन अलर्ट हुए और दरवाजे पे बंदूकें मारने लगे। वो शादान से दरवाज़ा खोलने को कह रहे थे। शादान ने झुककर एक छोटा सा कांच का टुकड़ा उठाकर उससे अपनी जीन्स की जेब में डाल दिया, मगर दरवाज़ा नहीं खोला। वो दरवाजे के करीब बैठा था। मैं मर जाना चाहता हूँ, मुझे नहीं जीना। वो फर्श पे बैठे हुए जोर जोर से चीखने लगा। उसी पल दरवाज़ा खुला। शादान दूर जाकर गिरा। दोनों मर्दों ने बंदूकें उसके ऊपर तान ली। एक जरा सी मसम्मत और वो खलास। अचानक उसने कांच का एक टुकड़ा अपनी कलाई पे रख लिया। मुझे मरना है, मैं मरना चाहता हूँ, मुझे मरने दो। वो शीशा कलाई पे फेरता
उससे कबल एक आदमी ने बंदूक का दस्ता उसके सर पे दे मारा और शीशा उसके हाथ से लेकर दूर फेंक दिया। अब वो दोनों उसे तकरीबन घसीटते हुए वहां से ले जा रहे थे। शादान की कमर और बाजू पे शीशा चुभ गया था, मगर उससे परवाह नहीं थी। उसे सिर्फ एक शीशे की परवाह थी जो उसकी जेब में था। थोड़ी देर बाद वो दोबारा तहखाने के उस बिस्तर पे था, दीवार से टेक लगाए हुए, आंखें अपने तबीब पे जमाए हुए। वो उसके कोने में फंसे शीशे निकाल रही थी, चेहरे पे सख्त बेजारी थी। वो कसर शादान को नहीं देख रही थी। जो मैं करने वाला हूं उसके लिए मैं करसहुद को मलामत करूंगा, लेकिन तुम याद रखना, एनीथिंग फॉर रेजिस्टेंस। उससे कहा और हंसला ने आंखें उठाकर उसे देखा। अभी वो उसकी बात का मतलब समझ रही कि शादान बरक रफ्तारी से उठा और उसका हाथ पकड़कर बिजली की सी तेजी से उठ खड़ा हुआ। उसका रुख मोड़े उसकी पीठ अपनी जानिब किए। वो उसकी शहरक पर वही तेज सहार शीशा रख चुका था। हंसला जहाँ थी वहीं थम गई। उसकी आंखों की हरकत साकिन हो गई। उसके पैरों से कशिश सकल गायब सी हो गई। वो सुन हो गई। अगर कोई मेरे रास्ते में आया तो मैं इसे मार दूंगा। तीनों बंदूकें उठाए मर्द हवनकों की तरह उससे रिके गए। उन तीनों ने शादान के गिरद दायरा बनाया। बाकी सब गैर जरूरी किरदारों जैसे थे। अब वो हंसला के गले पे शीशा रखी दायरे में घूमता हुआ जीनू की जाने पड़ रहा था। तीनों मर्द भी बंदूकें थामे उसका निशाना लिए उसके साथ घूम रहे थे। यहाँ वो एक पल को गिरफ्त ढीली छोड़ता और यहाँ वो उसका काम खत्म कर सकते, मगर वो तीनों दूर रह गए। जब सुल्तान ने पूरी कुव्वत से लात मारकर उनमें से एक को गिराया, उससे गिरते ही उसकी बंदूक सुखरूफ ने उठा ली थी और उसका रुख किसी और की नहीं, अब बल्कि अपनी कनपटी की तरफ था। ये उन तीन मर्दों के लिए दूसरा शौक था। आवाज़ें सुनकर बहराम भागता हुआ उसी तरफ आया था, मगर वो दरवाजे पर जम गया था। सुखरूफ के हाथ में बंदूक थी जिसे वो अपनी कनपटी पे रखी हुई थी। आंखें किसी अनहोनी का पता देती थी। किसी को मारना उनका प्लान नहीं था, हरगिज़ नहीं। अगर किसी ने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं ट्रिगर दबा दूंगी। जावरगढ़ से मिलने वाली मेरी लाश तुम्हें तबाह कर सकती है, बेहराम खान। वो उसकी आंखों में देखती हुई उर्रा रही थी। बेहराम का चेहरा सफेद पड़ने लगा। वो नफी में सा हिलाने लगा। अपनी बंदूकें नीचे फेंको और घुटनों के बल बैठ जाओ। सुल्तान अब के सामने आकर बोला। बेहराम ने उन्हें बंदूकें फेंकने को कहा था। वो वहां से खड़े होकर देख सकता था। शीशा किस तरह उसकी इकलौती बहन की गर्दन में खुभ रहा था। हथियार उसके हाथ में थे और वो बेबस था। खानदान इंसान को बेबस कर देता है। अपनी बंदूकें नीचे फेंको और घुटनों के बल बैठ जाओ। उससे दोहराया तो वो दोनों मर्द सुर्ख चेहरे के साथ घुटनों के बल बैठ के बंदूकें गिरा दी। ये उनकी गैरत पे कारी वार था। सुल्तान ने एक बंदूक अपने हाथ में ली, दूसरी सबरीज के हाथ में थी। हसन साकिन सामित था। उसे समझ न आया वो क्या करे। वो एक बार फिर गैर जरूरी इजाफा था। शायद वो लोगों की स्याही में मिसफिट सवेरा था। बेहराम खान, तुम यहाँ नीचे उतर कर आओ। सुल्तान उससे हुक्म देते हुए आगे चल रहा था। वो सब हटते गए। बेहराम ने अपनी बंदूक गिरा दी, दोनों हाथ ऊपर कर लिए। मेरी बहन को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। उसकी नसें एक पल के लिए भी हंसला के चेहरे से नहीं हटी। वो बंदूकें उसके लोगों पे ताने हुए थे और चंद पल बाद बेहराम उनके लिए रास्ता बना रहा था। स्लो मोशन की फिल्म फास्ट स्पीड हुई और अब वो उस भूल भुलैया नुमा घर से बाहर निकलने के मुख्तलिफ रास्ते देख रहे थे। इतने रास्ते, इतनी राहदारियाँ। उन्हें यकीन था अगर बेहराम उन्हें यहाँ से न निकालता तो वो ज़रूर इन भूल भुलैयों में भटक कर रह जाते। उन्हें बनाने वाला कौन होगा? बिलाहिर एक राहदारी के पार एक दरवाज़ा खुला था और उस दरवाजे के बाहर हल्की सी बर्फ़ की ठहरी। उनके कदम बर्फ़ पे पड़े और उन 5 लोगों को इल्म हुआ आज़ादी कितनी बड़ी नेमत थी। कैद का एक दिन एक सदी के बराबर होता है। उनकी आंखें यूं थीं जैसे कई साल खुशहाली के बाद हरियाली देखी हो। वो अपने आसपास देख रहे थे। छोटे बड़े मकान, सड़क, बर्फ, बिजली के खंभे, गली के नुक्कड़ पे कोई दुकान, ताज़ा सर्द हवा। दूर कहीं से फजर की आखिरी अज़ानें बुलंद हुई। जावरगढ़ जाग गया था और उन 5 लोगों के लिए दहर का नया बाब खुल गया था। आरजी दरवाजे के पार कुशैदा सड़क वाली गली में उन 5 लोगों ने शायद एक दूसरे को एक आखिरी बार देखा। उनकी मुट्ठियाँ एक आखिरी बार आपस में टकराईं, आंखें आखिरी बार मिली और फिर राहें जुदा जुदा हुई। दाएं बाएं और सेध में वो टुकड़ों की सूरत अलग हो गए। खानदान बट गए। बका की जंग शुरू हो चुकी थी। दुनिया की मोहब्बत में अंधे लोग लोगों की सताइश के भोगे और मनबर पे बैठकर वो तान बांधने वाले सच से निगाहें चुराए उस इलाके की भूल भुलैयों में कहीं खो जाने वाले थे।
आसमान से गिरती बर्फ ने उन्हें एहसास दिलाया वो आज़ाद थे, बिलाखिर आज़ाद। मगर क्या वाकई